अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास ममेलिया। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लास ममेलिया की बात करें तो जो टर्म ममेलिया था इस क्लास को, ठीक है ना, जो कि मैमल्स क्योंकि इस क्लास में रखे जाते हैं उनकी वजह से इसका नाम रख दिया गया ममेलिया। तो एक टर्म है मैमल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैमल्स का टर्म उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है, और उनको दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैमल्स को दूसरे जो है वो ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करने के लिए वो करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है ना, तो अगर जो टर्म मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का टर्म है वो दिया था सबसे पहले लीनियस ने। लीनियस लीनियस ने फर्स्ट टाइम जो था वो टर्म दिया था मैमल्स का। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपने जो बच्चों को वो दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे जो हैं वो मदर की ब्रेस्ट से जो है वो दूध ऑब्टेन करते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो मैमल्स के अंदर जो वो दूध की प्रोडक्शन होती है वो एक ग्लैंड में होती है जिसको आप कहोगे ममेरी ग्लैंड। ठीक है, इस ममेरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ग्लैंड ने मिल्क की प्रोडक्शन करवानी होती है और उस मिल्क के ऊपर जो है वो यंग वन ने फीड करना होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आप मैमल्स कहोगे। तो इस ग्रुप को हाईएस्ट रखा जाता है एनिमल किंगडम में से के सारे ग्रुप में से जो हाईएस्ट वन है मैमल्स है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस करेक्टर्स हैं। ठीक है ना, काफ़ी एडवांस करेक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से इनको हाईएस्ट में रखा जाता है। क्लियर? ठीक है, तो एडवांसमेंट जो है वो मैमल्स के अंदर किस तरह है एडवांसमेंट, अगर हम बात करें कि इसको यूनिक क्यों रखा गया है, इसलिए क्योंकि मैमल का ब्रेन जो होता है ना वो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में काफ़ी मॉडिफाई होता है, उसीलिए इसको हम एडवांसमेंट में रखते हैं। इस ग्रुप को ब्रेन जो होगा उसके अंदर ना एक पार्ट होता है जो कि लार्ज होता है और फोल्डेड होता है, वो है हमारे पास सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्ज फोल्डेड पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द मैमल्स। ठीक है, तो ये सेरिब्रम जो होता है ना ये इसका फंक्शन होता है इंटेलिजेंस में। ठीक है, और ये इमोशनल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट गिव्स आउट द इमोशनल डेप्थ। ठीक है, उसके अलावा इसने सोशल अट्रैक्शन इससे मिलती है। ठीक है, मैमल जो आपस में सोशली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और बिहेवियर अच्छा होना, ठीक है ना, तो या फिर मेमोरी का होना, ठीक है ना, तो वो इस लार्ज और फोल्डेड पार्ट जो कि सेरिब्रम है इसकी वजह से होता है। ठीक है ना, क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो एडवांसमेंट होती है ये किस तरह होती है, ये ब्रेन की सिस्टम की वजह से होती है जो दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया था कि जो मैमल्स हैं इनके ये इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। तो इसका जो रेप्टाइल से इवॉल्व होना इसका मतलब कि रेप्टाइल्स में इनका कोई इंसेस्टर भी होगा। तो रेप्टाइलियन जो इंसेस्टर माना जाता है मैमल्स का वो कौन सा माना जाता है? रेप्टाइलियन इंसेस्टर ऑफ मैमल। तो रेप्टाइलियन इंसेस्टर जो इनके माने जाते हैं वो हैं कॉटी लसोर्स। कॉटिलोसॉर्स क्या है? कॉटिलोसॉर्स जो है ये ग्रुप ही है रेप्टाइल्स का, जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स का ग्रुप है जो कि कार्बोनिफरस पीरियड में जिंदा थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गए, ये एक्सटिंक्ट हो गए, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनके फॉसिल्स इम्प्रिंट्स मौजूद है जिनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनमें और मैमल्स में कुछ करेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये सोचा जाता है कि ये जो है मैमल्स ये इन रेप्टाइल्स से जो है वो नेक्स्ट इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, फॉसिल एविडेंसेस की वजह से, क्योंकि इनकी बोन जो थी इनकी हार्ड थी बिकॉज रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो प्रिजर्व्ड हो गई फॉसिल्स की फॉर्म में। ठीक है ना, और इसीलिए सोचा जाता है कि मैमल्स के इंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं क्योंकि इनकी बोन हार्ड है। ठीक है, प्रिजर्व की जा सकती है एज कम्पेयर टू बर्ड्स। बर्ड्स की बोन जो है वो क्या है, वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है ना, और अब प्रिजर्व नहीं हो सकी फॉसिल्स की फॉर्म में। क्लियर? यही आपकी बुक में भी वो बताता है कि दोनों में यही डिफरेंस है। नहीं तो रेप्टाइल से जो थे वो थोड़े एडवांस ग्रुप बर्ड था तो बर्ड से मैमल आना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, इस तरह नहीं हुआ कि रेप्टाइल्स
से दो लाइन निकली थी, एक बर्ड्स की और दूसरी मानी जाती है मैमल्स की, ठीक है। ये नहीं हुआ था कि जिस तरह हमारे पास है ना कि एम्फीबियन से आए थे रेप्टाइल्स, ठीक है ना, तो रेप्टाइल से नेक्स्ट मैमल्स, बर्ड्स आते, बर्ड से फिर नेक्स्ट मैमल्स आते, इस तरह नहीं हुआ। रेप्टाइल से दो लाइन निकली थी इवोल्यूशन की, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि वो कहता है कि जो ऐसा सोचा जाता है कि जो मैमल्स के जो थे ना इंसेस्टर, वो जो रेप्टाइल्स के साथ रहे होंगे, ठीक है ना, जुरासिक टाइम में, मतलब डायनासोर्स के टाइम में मैमल्स और रेप्टाइल्स इकट्ठे रह रहे होंगे, इनके इंसेस्टर्स, और उनमें और इन दोनों के इकट्ठे रहने में, इन दोनों के साथ रहने में, ठीक है, इनमें कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हुई होंगी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट बने, वो है मैमल लाइक रेप्टाइल्स आ गए, ठीक है ना। तो कुछ इनमें से जो थे वो जस्ट माइस के साइज के थे, चूहे के साइज के थे, और दरख्तों के ऊपर रहते थे, जो ये मैमल लाइक रेप्टाइल्स आए थे, ठीक है। और इन रेप्टाइल्स में से एक ग्रुप था, वो था हमारे पास मैमल लाइक रेप्टाइल्स में से वेरानोप। अच्छा, जो वेरानोप था, ये जो है ग्रुप, ये इसके फोसल्स जो है ये टेक्सास में देखने को मिलते हैं, टेक्सास, सॉरी टेक्सास में इसको देखने को मिले थे इनके फोसल्स। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्सास है ये एक स्टेट है, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है, यूएस की एक स्टेट है टेक्सास। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। तो जो है वो कहते हैं कि एटलीस्ट 5 ग्रुप थे जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स के थे, देखे गए हैं, जिनके अंदर क्या था, मैमेलियन कैरेक्टर्स थे, और वो ऑलमोस्ट 50% मैमल्स की तरह नजर आ रहे थे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स डोमिनेंट कब फिर हुए? पहले तो मैमल लाइक रेप्टाइल का ग्रुप था डोमिनेंट, फिर उसके बाद मैमल्स की डोमिनेंस, जुरासिक पीरियड में कौन थे? मैमल लाइक रेप्टाइल डोमिनेंट थे। लेकिन उसके बाद जो आया ना कैनोजोइक पीरियड, उसके अंदर मैमल जो थे ये डोमिनेंट हो गए थे। क्लियर? लगी है समझ इसकी? तो यहाँ तक बात हमने की इसकी इंट्रोडक्शन की। अब हम मैमल्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो उसके करेक्टर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहले अगर करेक्टर की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो है वो, तो मैमल्स के अंदर जो है वो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होगी ना वो हेयर्स की होगी। इनके ऊपर किसी भी किस्म के स्केल देखने को नहीं मिलेंगे। दे हैव बॉडी कवर्ड विद हेयर्स। तो अगर हम हेयर्स की बात करें तो हेयर्स का काम है इंसोलेशन प्रोवाइड करना। दे विल प्रोवाइड इंसोलेशन, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या करना है, इसने कम्युनिकेशन करवानी है मैमल्स की ग्रुप के दरमियान में। मतलब कि कुछ मैमल्स अपने बाल खड़े कर लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। क्लियर? उसके अलावा ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब अब जो है वो अपनी फर में जो है मैमल्स टेम्परेचर, एयर को ट्रैप करके उसको गर्म कर लेते हैं और इससे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने टेम्परेचर रेगुलेशन भी करवानी होती है हेयर्स से। दैट्स वाई दे हैव हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो एक बात करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि जो मैमल्स होते हैं ना उसके अंदर ना एक मस्कुलर डायाफ्राम होती है, ठीक है। मस्कुलर डायाफ्राम के मसल्स होंगे, ठीक है। इस डायाफ्राम ने दो कैविटीज को सेपरेट कर देना है। 2 कैविटीज आर सेपरेटेड बाय दीज डायाफ्राम मसल्स। एक है हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हो, और दूसरी है हमारे पास एब्डोमेन कैविटी। क्लियर? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी। अगर हम थोरेसिक कैविटी की बात करें तो थोरेसिक कैविटी को इनक्लोज्ड करना है रिब केज ने, ठीक है, ब्रेस्ट बोन ने, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम ने, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर क्या मौजूद है? कैविटी तो हम कह रहे हैं ना, एक स्पेस को कैविटी आप कह देते हो। उस स्पेस में चीजें कौन सी मौजूद है? तो हमें पता है इस स्पेस में है हार्ट, लंग, ट्रैकिया, ईसोफेगस,
और ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो इस स्पेस में देखी जाती हैं, थोरेसिक कैविटी की स्पेस। नेक्स्ट जो सेकंड है, ठीक है ना, मस्कुलर डायफ्राम है दरमियान में, ऊपर है थोरेसिक कैविटी, नीचे है एब्डोमेन कैविटी। और जो नीचे एब्डोमेन कैविटी है वहां पे क्या चीजें मौजूद होती हैं? तो अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो इसको इंक्लोज किया होता है इस स्पेस को, कि बाहर कौन सी चीजें हैं। एक है हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स, और दूसरी चीज है इनके पास होते हैं रिब केज और स्पाइन का लोअर पार्ट, ठीक है। तो ऑर्गन्स इनके अंदर कौन से होते हैं अब्डोमिनल कैविटी के अंदर? स्टमक, ठीक है, लिवर, गाल ब्लेडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी वगैरह एब्डोमिनल कैविटी में होंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह वो कहते हैं कि जो मैमल्स ऐसा ग्रुप है जिनमें ये दोनों ही कैविटीज एक दूसरे से सेपरेट कर दी जाती हैं एक मसल्स की मस्कुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसको आप डायाफ्राम कहते हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला सिस्टम किसी भी प्रीवियस ग्रुप में देखने को ये वाली सेपरेशन नहीं मिली थी, ठीक है। तो उसके अलावा वो क्या कहता है कि नेक्स्ट हम इसके जो है वो टीथ की बात करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो लोअर जा जो होता है ना इनका, वो एक ही बोन जो होती है उसने इधर और इधर इस तरह मुड़ तुड़ के क्या करना होता है, उसका लोअर जा बनाना होता है। तो लोअर जा एक सिंगल बोन से मिलके बनी होती है, एक सिंगल बोन ने लोअर जा बनाना होता है, ठीक है। इस बोन का नाम है डेंटरी। क्या नाम है इस बोन का? डेंटरी, ठीक है। और इस डेंटरी के ऊपर, दिस डेंटरी बियर्स टीथ, इस डेंटरी के ऊपर जो है वो दांत होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना वो कहता है कि क्या होता है कि ये जो हमारे पास लोअर जा है ये मिलके बना होता है एक ही लार्ज बोन से, और जो लोअर जा होगा ये आर्टिकुलेशन शो करेगा विद स्कल, शो आर्टिकुलेशन विद स्कल, स्कल के साथ आर्टिकुलेट करेगा। तो आर्टिकुलेट का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है कि जा बोन जो होते हैं ये इस तरह ज्वाइन होते हैं, ठीक है ना, स्कल के साथ, कि ये स्कल बोन के साथ मूव कर सके एक स्पेसिफिक ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। तो जा बोन, जा और इस स्कल के दरमियान में एक ज्वाइंट होता है जहां पे ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। दैट्स वाई हेयर टर्म आर्टिकुलेट यूज किया जाता है, कि वो जाबोन यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, यू कैन सी, ठीक है। तो उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर ईयर्स की। तो 4 पॉइंट में वो कहता है ईयर। तो इसमें जो होता है एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि 3 बोन की यहाँ पे आपको चेन मिलेगी, 3 बोन्स चेन, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी 3 बोन, ठीक है। तो वो हमारे पास होंगी मैलियस, इनकस और स्टेप्स। अच्छा मेरी बात सुनो, जो एक्सटर्नल ईयर और पिना है ना, ये सॉफ्ट पार्ट होता है जो कि मिलके बना होता है एक इलास्टिक कार्टिलेज से, और इस इलास्टिक कार्टिलेज के ऊपर जब स्किन आएगी तो उसको हम नाम दे देंगे पिन्ना का, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगी? स्किन आ जाएगी। तो इसको नाम दे देना है कि ये क्या होता है, पिन्ना का होता है। ये एक ना मतलब स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होता है ईयर का, जो कि हेड वाले पोर्शन से बाहर को निकला होता है, और ये कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके जो पिन्ना की 3 बोन है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। तो अगर हम करें बात मैलियस की, तो मैलियस क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और इसने वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से लेना है और उसको ट्रांसफर कर देना है टू इनकस। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, टेक वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम, ठीक है, एंड ट्रांसफर इट टू द इनकस, ठीक है। तो इनकस की अगर हम बात करें तो इनकस जो है ये मैलियस और स्टेप्स के दरमियान में देखने को मिलता है, और ये मैलियस से लेके वाइब्रेशन स्टेप को ट्रांसफर कर देता है। स्टेप जो है ये आपने बात याद रखनी है कि ये स्मॉलेस्ट बोन है, एक तो ईयर का
और ये पूरी बॉडी का अंदर भी स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स को कहते हैं, ठीक है ना। स्टेप्स द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने साउंड वाइब्रेशन भेज देनी है इनर ईयर को, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने ईयर ड्रम से वाइब्रेशन ली, इसको भेजी, इसने इसको भेजी, और इसने नेक्स्ट ईयर ड्रम को सेंड कर, सॉरी इनर ईयर को सेंड कर दी, ठीक है। इट विल सेंड टू द इनर ईयर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ईयर्स की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है वो कितने टीथ होते हैं, टीथ की नंबरिंग देखते हैं इनके अंदर। अच्छा, वो कहता है कि जो मैमल्स होते हैं ना, इनके पास ना लाइफ की एक टाइम में इनके पास जो है, कुछ मैमल्स की बात करें तो इनके पास होते हैं टीथ डेसीडस, ठीक है। और नेक्स्ट वाले जब ये डिसीडस टीथ जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो नेक्स्ट टीथ आते हैं इनके अंदर परमानेंट। तो डिसीडस टीथ कौन से होते हैं, जो बॉडी जो है वो जिंदगी के शुरू वाले सालों में होंगे, ठीक है ना। तो इनको आप टेम्पोरेरी कहते हो, जिस तरह के ह्यूमंस के अंदर होता है टेम्पोरेरी टीथ होते हैं, ठीक है, जिसको आप मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग होती है 10 होते हैं ये अपर जा में, और 10 के देखने को मिलते हैं लोअर जा में। अच्छा, जब ये टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, जो सारी जिंदगी चलते हैं साथ। तो इनमें जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 16 होते हैं अपर जा में, और 16 होते हैं लोअर जा में। इसका मतलब क्या है, ये 32 है टोटल, ठीक है। 32 देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दो दो सेट्स देखने को मिलते हैं इनका, ठीक है। तो अर्ली लाइफ में होंगे ये हमारे पास डिसीडस यानी कि मिल्क टीथ, और अगली जिंदगी में आपको परमानेंट टीथ होंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके हार्ट की। अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो इनके हार्ट के 4 चैम्बर होंगे, ठीक है ना, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें होंगी, एक लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि इनके अंदर ना रेड ब्लड सेल्स किस तरह के होते हैं, तो इनके अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ब्लड किस तरह का होगा, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, जिनमें ब्लड इनकी बॉडी में मूव करेगा, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इस सेल में। हालांकि हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस का होना तो एक जो है वो बेसिक चीज़ थी, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि स्पेस को बढ़ाया जा सके। क्यों स्पेस को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल्स में जो है वो रखा जा सके, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा हेमोग्लोबिन को, इफ जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और हेमोग्लोबिन का काम है इसने O2 को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स की बात की, हार्ट की बात की, 4 चैम्बर होता है। अच्छा, वो यहाँ पे बात करता है कि हार्ट के पास ना जो एओर्टिक आर्च होती है ना, वो क्या करती है, वो लेफ्ट की तरफ जाती मूव करती है। एओर्टिक आर्च जो होती है इसकी, ये लेफ्ट की तरफ जो है वो इसका पैथ होता है, ठीक है। अदरवाइज बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये राइट की तरफ इनका पाथ होता है। तो एओर्टिक आर्च बेसिकली है क्या, तो एओर्टिक आर्च बेसिकली है क्या, एओर्टा ये ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसफर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, पूरी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, ठीक है, टू ऑल बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स को इसने इसको ट्रांसफर कर देना होता है। क्लियर। नेक्स्ट वो पॉइंट की बात करता है कि जो मैमल्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं वार्म ब्लडेड। अच्छा, वार्म ब्लडेड कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपनी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि इनका जो है वो बॉडी अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकती है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और बॉडी को खुद को मेंटेन रखना है, जमने से बचाना है, तो बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाए जाएंगे जिनसे बॉडी की हीट जो है वो मेंटेन रहे, कि बॉडी खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए हम इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि मैमल्स जो होते हैं ना, इनके अंदर ना एक वेल डेवलप्ड वॉइस अपरेटस होता है, जिसको आप कहोगे लैरिंक्स। ये एक वॉइस अपरेटस है, ठीक है। लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स का काम क्या है, ये नेक रीजन में होता है,
नेक रीजन में, और इसके पास ना एक होते हैं वोकल फोल्ड्स, वोकल फोल्ड्स होते हैं। तो क्या होता है जब इन एयर गुजरती है इन वोकल फोल्ड्स में से, तो इन वोकल फोल्ड्स में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, ऑफ कोर्स साउंड, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इस तरह इसमें लैरिंक्स जो है वो साउंड की प्रोडक्शन करवाती है। अच्छा, उसके बाद ना एक स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस, इनके अंदर देखने को मिलता है मैमल्स में। तो एपिग्लोटिस क्या है, एक कार्टिलेज का एक फ्लैप है, एक चपटा सा कार्टिलेज है जो कि लैरिंक्स की एंट्री पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट एट द एंट्री ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग swallowing खाते हुए क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो है ये फोल्ड होता है और कवर कर देता है इस लैरिंक्स को, क्योंकि इसकी एंट्री पे मौजूद है। क्यों, ताकि जब यहाँ से खुराक खाई जा सके तो कहीं खुराक इस लैरिंक्स में ना चला जाए, ठीक है ना, कहीं खुराक की एंट्री इस लैरिंक्स में ना हो जाए, क्योंकि अगर खुराक की एंट्री इस लैरिंक्स में होगी तो क्या होगा कि इसने दोबारा इसको ऊपर की तरफ उछालना है और आपको बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जानी है, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाना है, ठीक है ना, पसलियाँ दर्द होनी शुरू हो जानी है, इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसी होनी है और खुराक को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन से बचने के लिए लैरिंक्स को वैसे ही बंद कर दिया जाता है। हाँ, कभी कभार इसीलिए होता है कि अगर कोई इंसान वो है वो खाते हुए बात कर रहा है, ठीक है ना, बात करी जा रहा है मुसलसल, तो लैरिंक्स के अंदर जो है वो इसका जो खुराक के फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर इस सिचुएशन को आप जो है वो इस सिचुएशन से आप ना दो चार हो सकते हो। अगर आप बोल रहे हो तो इसमें चांसेस हैं खुराक इस लैरिंक्स के अंदर चले जाएगी, ठीक है। तो खाने के बाद क्या होता है, आफ्टर स्वॉलोइंग इसको जो है वो अपराइट पोजीशन में रिटर्न कर दिया जाता है ताकि ब्रीथिंग दोबारा करवाई जा सके। मतलब कि पहले जो था वो ये लैरिंक्स थी ना, इसके ऊपर ये कार्टिलेज का फ्लैप ये नॉर्मल पोजीशन में ऐसे है, लेकिन जब कोई चीज़ खाने लगे हैं तो ये इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। और जब चीज़ खा ली है तो फिर क्या होगा, ये फिर नॉर्मल पोजीशन में ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लगी समझ। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर बच्चे किस तरह होते हैं। तो 9 पॉइंट है कि हमारे पास के मैमल्स जो होते हैं ना ये यंग वन को बर्थ देते हैं। तो इस सिचुएशन को आप कहते हो वीवी पैरस सिचुएशन। वीवी पैरस वो सिचुएशन होती है जिसमें जो है वो यंग वन की प्रोडक्शन करवाई जाती है, बच्चों की प्रोडक्शन करवाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनकी फीडिंग हैबिटेट क्या है मैमल्स की। तो ये फीड किस तरह करते हैं, तो ये जो है वो मिल्क पे फीड करते हैं, ठीक है ना। जो कि मिल्क कैसे बनता है, ये मेमोरीली ग्लैंड होते हैं इनके अंदर जिन्होंने इनका काम होता है मिल्क की प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करवाते हैं और इन मिल्क के ऊपर जो इनके बच्चे होते हैं, यंग वन होते हैं, वो फीड करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे मैमल्स के जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आई होप सो कि आपको मैमल्स के करेक्टरिस्टिक्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।